that Europe's problems are the world's problems. India, China, Brazil can be hit by sanctions over Russia trade. And I think some of Europe is still struggling with that one. 100% tariff warning for India, China and Brazil for Russian trade. तमाम देशों ने जब रूस पर प्रतिबंध लादे, हमने ये तय किया कि हम रशियन ऑयल लेंगे। Energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. फर्ज करिए कि शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच कोई अलायंस हो जाए। का मतलब ये चीन, भारत और रशिया के बीच अगर कोई अलायंस हो जाए और तीनों वाकई में एक टेबल पे आ जाएं, अमेरिका के लिए, नाटो के लिए, यूरोप के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। जिस संभावित खतरे को लेकर, जिस संभावित भविष्य को लेकर अमेरिका को एक संदेह रहता है और यही संदेह यूरोप को भी रहता है। अब अगर शी जिनपिंग यानी चीन की बात करें तो करीब करीब 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, भारत की बात करें करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, रशिया तो जोड़ लीजिए तो कहानी बड़ी हो जाती है और तीनों दुनिया के बड़े मिलिट्री माइट हैं, तीनों ही देश। ऐसे में मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये कहानी क्यों बताई जानी चाहिए, वो आप भी कमेंट सेक्शन में अपने आप बता देंगे। क्योंकि जब आप ये तस्वीर देखेंगे और फिर जब अगली खबर मैं बताऊंगा जहां देश के विदेश मंत्री शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, ऐसे समय जब चीन के अंदर शी जिनपिंग को लेकर, दुनिया में शी जिनपिंग को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, तब भारत के विदेश मंत्री शी जिनपिंग से एससीओ सम्मेलन में, एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मिलते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि शी जिनपिंग को लेकर तरह तरह की बातें, शी जिनपिंग रहेंगे, जाएंगे, नहीं रहेंगे, तरह तरह की संभावना और कहानी लिखी जा रही है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात होती है, उसके ठीक 1 से 2 दिन बाद नाटो चीफ का बयान आता है जिसमें नाटो चीफ ये कहते हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील कैन बी हिट बाय सैंक्शंस ओवर रशिया ट्रेड। मेक द कॉल नाटो चीफ, 100% टैरिफ वार्निंग फॉर इंडिया, चाइना एंड ब्राजील फॉर रशियन ट्रेड। एक और अखबार लिखता है कि नाटो चीफ टारगेट्स इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल बट द मनी यूरोप वायर्स टू पुतिन एक्सीड यूक्रेन एड। एक बीमारी है, इस बीमारी के बारे में जयशंकर पहले बोल चुके हैं। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. रशियन ऑयल को लेकर, रशियन एनर्जी सेक्टर को लेकर जो यूरोप के देश हैं, नाटो के देश हैं, इवन अमेरिका, इनकी कितनी दोगली नीति है, जब आप ये समझेंगे तो आप माथा पीट लेंगे। मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप जानते भी होंगे। दुनिया जानती है कि अगर रशियन ऑयल यूरोप तक नहीं पहुंचा तो यूरोप ठंड में ठिठुरकर खत्म हो जाएगा। अगर रशियन गैस यूरोप नहीं पहुंचा तो पूरा का पूरा यूरोप बर्फ में जम जाएगा। लेकिन फिर भी नाटो को यह ज्ञान देना है। There was dialogue and diplomacy in the early days of the conflict. So it's not that it didn't happen. So it's not for us to put conditions and to say this country is equal to that country. That's your judgment. जैसा कि आपने विदेश मंत्री का एक पुराना बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई यूरोपियों को ना इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो आपकी समस्या है वही दुनिया की समस्या होगी, दुनिया की समस्या आपकी समस्या नहीं है, तो ऐसे दुनिया चलती नहीं है। अब नाटो चीफ ये कह रहे हैं कि भारत चूंकि रशियन ऑयल खरीद रहा है इसीलिए उस पर 100% टैरिफ लगा दो। रूस यूक्रेन युद्ध के तुरंत बाद, जिस समय ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसी समय भारत ने यह तय किया था कि रूस से भारत रशियन ऑयल खरीदेगा। ऐसे में जब अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम देशों ने जब रूस पर प्रतिबंध लादे, हमने यह तय किया कि हम रशियन ऑयल लेंगे। एक बार अमेरिका की जमीन पर जयशंकर से रशियन ऑयल को लेकर ऑलरेडी 2022 में ये सवाल हुए थे कि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. रशियन ऑयल को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के कैसे दोहरे मापदंड हैं उसको लेकर जयशंकर साहब पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने 2022 में ही बता दिया कि भाई, उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ खरीद रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लोगों के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे, हमारी एनर्जी सेक्टर के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने जितना ऑयल रशिया से खरीदा है उससे कहीं ज्यादा केवल एक दोपहर में यूरोप खरीदता है। तो ये जो यूरोपीय माइंडसेट है जिसमें उनको ये लगता है कि जो वो करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। भारत पाकिस्तान संबंध दुनिया जानती है। भारत लंबे समय से अमेरिका से लेकर यूरोप को कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है। लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा देश उठ करके खड़ा हुआ और मजबूती से उसने पाकिस्तान की मुखालफत की हो। दुनिया में विदेश नीति का आज के दौर में एक ही फॉर्मूला है, जो नीति आपके देश के लिए अच्छी है वही विदेश नीति। और भारत ने बड़ी मुश्किल से यह सीखा है, इसलिए हमें जब जरूरत होगा हम रशियन ऑयल भी खरीदते हैं, जब जरूरी होगा हम रशियन S-400 भी खरीदेंगे, अगर ज्यादा जरूरी होगा तो हम Su-57 भी खरीदेंगे। अब सवाल है कि अचानक से ये नाटो चीफ का ये बयान क्यों आया? तो नाटो चीफ का बयान इसीलिए आया क्योंकि नाटो, यूरोप, अमेरिका को ये लगता है कि कोई एक अलायंस जो है वो फॉर्म हो रहा है गुपचुप तरीके से, शायद जहां चीन, भारत और रूस एक टेबल पर आ रहे हैं और ये खतरा शायद नाटो के देशों को लग रहा है और इसी तरह से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये रशियन ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए प्रतिबंध लगा देंगे। इसका पूरा मेजर पार्ट ये है, भारत ने रूस से जितना ऑयल खरीदा, जितना रशियन ऑयल खरीदा, आपको जब ये हकीकत पता लगेगी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि भारत ने, एक तो नाटो ने, नाटो के मेंबर्स ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, यूरोपीय देशों ने, लेकिन क्या आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि बगैर रशियन ऑयल, बगैर रशियन गैस के यूरोप का चलना मुश्किल है। तो फिर यूरोप के देशों ने क्या किया? यूरोप के देशों ने यह किया कि जो रशियन ऑयल और रशियन गैस हम रूस से खरीद रहे थे, वो रशियन गैस और ऑयल यूरोप ने हमें ज्यादा पैसे देकर खरीदे, इंडिया से खरीदे, और उसी से यूरोप पिछले कई सालों से चल रहा है। रशियन ऑयल फाइंड्स इट्स वे टू यूरोप वाया इंडिया। इंडिया नाउ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्यूल टू EU, मतलब यूरोपीय यूनियन। भारत यूरोपीय यूनियन को तेल एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश हो गया। हमारे यहां तो तेल होता नहीं है, हम रशिया से खरीद रहे थे और ये यूरोपीय देश, ये जो नाटो वाले चचा हैं, ये हमसे खरीद रहे थे ज्यादा पैसा देके, लेकिन हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप रशियन ऑयल मत लो, आप कैसे लग सकते हो। अब 2023 की बात देखिए जिसमें बताया गया यूरोप बॉट रशियन ऑयल वाया इंडिया एट रिकॉर्ड रेट्स इन 2023 डिस्पाइट यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के दौरान यूरोप हमसे इतना ऑयल खरीद रहा था, इतना ऑयल खरीद रहा था, और अथाह पैसा देकर मुंह मांगी कीमत भारत ने यूरोपीय देशों से वसूली है। तो आपको भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन अचानक से नाटो की तरफ से यह आना, वही मैंने आपको बताया, अभी अभी बीजिंग में मीटिंग हुई है, तमाम SCO के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद वहां भारत ने अपनी मजबूती से अपना पक्ष रखा है SCO में, जो कुछ पहलगाम को लेकर हुआ उसको लेकर भी, और बाकायदा शी जिनपिंग से तब मुलाकात हुई है जब शी जिनपिंग को लेकर दुनिया के तमाम अखबार तरह तरह की बातें लिख रहे हैं कि शी जिनपिंग नहीं है, शी जिनपिंग चले गए, आर्मी टेक ओवर कर रही है, शी जिनपिंग जाने का सोच रहे हैं। ये सब कहानी। अब आप ये तस्वीर याद करिए, जहां कजान वाली ये तस्वीर है, जो रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। पुतिन को बताया जाता है कि पुतिन ने ये मुलाकात कराई। उसके बाद दोनों सेनाएं डिसएंगेजमेंट होता है लद्दाख रीजन में, चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटती हैं और अब बातचीत की कहानी शुरू हुई है। भारत भी उभरती हुई इकोनॉमी है, चीन को अमेरिका को टक्कर देना है, और ऐसे में चीन और भारत अगर लड़ते हैं, आपस में भिड़ते हैं, तो आप बताइए फायदा किसका है? ऑब्वियसली ये फायदा अमेरिका का है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन जैसा उभार भारत का हो, और यही कारण है कि भारत को उलझाने की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश में तमाम अड़चने आएंगी। जब आप तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग और कई बार नेचर भी आपके रास्ते में पत्थर डालता है। आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बचते हैं। अगर आपके लिए देश का विकास जरूरी है, देश का आगे बढ़ना जरूरी है, तो फिर आप अलग रास्ते तलाशते हैं, नहीं तो फिर कहानी और बिगड़ जाती है, जैसा पाकिस्तान की हालत है। अगर आप यूरोप के तमाम देश देखें जो नेटो के मेंबर हैं, ये सब के सब अभी भी रशियन ऑयल और रशियन गैस पर जिंदा हैं का मतलब यूरोप में टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है कि अगर वहां ऑयल ना जाए, रशियन गैस ना जाए, तो फिर यूरोप का चलना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने क्या किया? दिखावे के लिए तरह तरह के रूस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन वही रशियन ऑयल जो भारत खरीदता है, वो रशियन ऑयल और रशियन गैस
यूरोप हमसे खरीदता है और नाटो के चीफ ये ज्ञान दे रहे हैं कि भारत पर सैंक्शन लगा देंगे, तो आप ये समझना कि ये बात, इस धमकी में कितना दम है या नहीं है। अचानक से ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो इस बात को ऐसे भी जोड़िए, ट्रंप को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर वो कराते हैं। ट्रंप को ये लग रहा है कि जिस तेजी से भारत चीन संबंध एक तरह से जो कम से कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 साल बाद भारत के विदेश मंत्री चीन गए हैं और वहां शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका को यह लगता है कि भारत चीन संबंध अगर सुधर गए तो फिर भारत को महंगे हथियार अमेरिका कैसे बेचेगा। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप सीधा ठेका ले लेते हैं कि सीज फायर का ठेका तो हमारे पास है, तो उनको यह भी लग रहा होगा कि भारत और चीन आपस में बैठ के कैसे अपने संबंधों को नॉर्मल कर रहे हैं, उस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। और यही कारण है कि नाटो के देश हो या अमेरिका हो, वो अचानक से पैनिक बटन जैसे लगता है कि कोई दब गया है। और यही कारण है कि नाटो का चीफ ये कह रहा है कि जी हम सैंक्शन लगा देंगे, चीन पर भी लगा देंगे और भारत पर भी लगा देंगे। तो ये वो दौर चला गया, पहले भी जयशंकर साहब समझा चुके हैं। मैं चाहता हूं दर्शकों कि जयशंकर साहब ने यूरोपीय थॉट प्रोसेस को लेकर जो कुछ कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि यूरोप को आईना जयशंकर से बेहतर कोई और दिखाता नहीं है। Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. Is to say, get back to dialogue and diplomacy. There was dialogue and diplomacy in the early days of the conflict. So it's not that it didn't happen. So it's not for us to put conditions and to say this country is equal to that country.